सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट टर्मिनोलॉजी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के टाइप्स क्या होते हैं एंड नेटवर्क की हिस्ट्री के बारे में, और नेटवर्क टर्मिनोलॉजी के बारे में कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में किन किन टर्म्स का यूज किया जाता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे इंटरनेट टर्मिनोलॉजी की कि जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट यूज करते वक्त हम किन किन टर्म्स का यूज करते हैं और हमें किन किन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो उस ऑर्डर में सबसे पहले हम बात करते हैं वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट पे जितने भी पेजेस हैं वो सभी पेजेस क्या होंगे? वेब पेजेस। और अगर आपको कोई भी वेब पेज अपने सिस्टम पे एक्सेस करना है तो आपके सिस्टम पे वेब ब्राउजर का होना जरूरी होता है। चाहे आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, चाहे मोबाइल यूज कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, सभी पे वेब ब्राउजर का होना जरूरी होता है। तो वेब ब्राउजर क्या है? इट्स एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, इट्स एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू एक्सेस द वेब पेजेस। फाइन। तो वेब ब्राउजर is a client program as it runs on a user computer or mobile device and contacts the web server for the information requested by the user। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि नेटवर्क पे हम जनरली क्लाइंट सर्वर मॉडल का यूज करते हैं। क्लाइंट कौन है? जो सर्विसेज को यूज कर रहा है, और सर्वर कौन है? जो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। यहां पे अब हम बात कर रहे हैं वेब की, मतलब इंटरनेट की। तो इंटरनेट को वेब भी बोला जाता है। तो जब हम वेब की बात कर रहे हैं तो यहां पे कौन होगा? यूजर एंड वेब सर्वर। वेब सर्वर कौन है? जो यूजर की रिक्वेस्ट को रिस्पोंड करेगा। तो यूजर रिक्वेस्ट करेगा कैसे? अगर एक यूजर को किसी भी वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है, मींस अगर एक यूजर किसी वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट करके सर्वर से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो उसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब कम्युनिकेशन करना है तो डेफिनेटली आपको कोई इंटरफेस चाहिए जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करेंगे। तो वेब ब्राउजर आपका क्या है? एक इंटरफेस है जो आपको मींस यूजर को सर्वर से कम्युनिकेट करवाता है। तो वेब ब्राउजर के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो देखो यहां पे कुछ आइकन्स बने हुए हैं। ये ब्रेव वेब ब्राउजर है, ब्रेव का यूज किया जाता है। ये मोजिला फायरफॉक्स का सिंबल है, आइकन है। ये गूगल क्रोम है, ये सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो मार्केट में बहुत सारे वेब ब्राउजर्स अवेलेबल हैं। जैसे मैंने अभी नेम्स लिए, ये सभी वेब ब्राउजर तो हैं ही, इसके अलावा भी वेब ब्राउजर्स अवेलेबल हैं। जैसे आपने सुना होगा ओपेरा, यूसी ब्राउजर। तो ये भी क्या है? यूज होने वाले वेब ब्राउजर्स हैं जिसका काम आप तक वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन लाके देना है। ठीक है। तो अगर हम बात करें वेब ब्राउजर की हिस्ट्री की बात करें तो देखो द वर्ल्ड वाइड वेब वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर। इट वाज क्रिएटेड बाय W3C डायरेक्टर टिम बर्नर्स-ली इन 1990। 1990 में टिम बर्नर्स-ली, जिन्हें फादर ऑफ इंटरनेट भी बोला जाता है, उन्होंने फर्स्ट वेब ब्राउजर डिजाइन किया था एंड लेटर इट वाज रीनेम्ड नेक्सस। बाद में इसे क्या बोला गया? नेक्सस बोला गया टू अवॉइड कंफ्यूजन कोज्ड बाय द एक्चुअल वर्ल्ड वाइड वेब। ब्राउजर का नाम वर्ल्ड वाइड वेब रखा गया, लेकिन www वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब इंटरनेट में कुछ और भी था। तो इसीलिए दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए www जो वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर बनाया गया था, उसके नेम को अपडेट करके क्या कर दिया गया? नेक्सस कर दिया गया। The Linux browser was a text-based browser which was invented in 1992. It was not able to display the graphical content. मतलब एक ऐसा वेब ब्राउजर जो सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकता था। कौन सा वेब ब्राउजर है? वो हमारा लिनक्स। ठीक है, इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही डिस्प्ले होता था, ग्राफिक्स की फॉर्म में डिस्प्ले नहीं होता था। Although the first graphical user interface browser was NCSA Mosaic, it was the first most popular browser in the world which was introduced in 1993।
पहला वेब ब्राउजर जो कि NCSA मोसेक के नाम से जाना गया। In 1994 there were some improvements in Mosaic, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए गए एंड केम टू नेटस्केप नेविगेटर। तो देखो यहां पे हमें क्या मिल गया, नेटस्केप नेविगेटर के नाम से वेब ब्राउजर मिल गया 1994 में। ठीक है, इसके बाद 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को इंट्रोड्यूस किया। इट वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने पहला वेब ब्राउजर बनाया जिसे क्या बोला गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से जाना गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी रिसेंटली रिटायर हुआ है, 1995 से लगातार चलता आ रहा था और अभी रिसेंटली 2022 में ही इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिटायर किया गया, मींस उसकी सर्विसेज को खत्म कर दिया गया है। क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर को किसने रिप्लेस कर दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एज ने। माइक्रोसॉफ्ट का नया वेब ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज। क्लियर? अ रिसर्च प्रोजेक्ट started on Opera in 1994. Later it was publicly introduced in 1996. Opera कब आया था, 1996 में। Apple's Safari वेब ब्राउजर, एप्पल का जो ब्राउजर है, जो एप्पल ने डिजाइन किया है, आपको अपने आईफोन में या मैकबुक्स के अंदर जो वेब ब्राउजर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, सफारी वेब ब्राउजर, जो एप्पल के थ्रू डिजाइन किया गया था। And it was introduced in 2003. It was specifically released for Macintosh computers. Means Mac computers के लिए ही इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे आप अदर प्लेटफॉर्म्स पे रन नहीं कर सकते हैं। मींस आप सफारी वेब ब्राउजर का यूज विंडोज पे नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन करता है। In 2004, Mozilla introduced Firefox as Netscape Navigator. फाइन, Mozilla कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया Firefox। अभी सिंबल बताया था ना मैंने आपको Mozilla Firefox का, देखो ये वाला, दिस इज द Mozilla Firefox। ये आपका ये भी क्या है, वेब ब्राउजर है जो Mozilla कंपनी ने लॉन्च किया था एंड विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन which was introduced in 2004. In 2007, a browser mobile Safari was released as Apple Mobile Web Browser. Means Apple के मोबाइल्स में जो वेब ब्राउजर आता है वो आपका क्या आता है, मोबाइल सफारी। एक तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मींस लैपटॉप्स के लिए डिजाइन किया गया, और एक मोबाइल्स के लिए भी डिजाइन किया गया। द पॉपुलर ब्राउजर गूगल क्रोम कब लॉन्च किया गया था, देखो 2008 में। और आज मोर देन 90% यूजर्स गूगल क्रोम का यूज करते हैं। 2008 में मार्केट में आया और आज वर्ल्ड की मोर देन 90% यूजर्स गूगल क्रोम का यूज करते हैं। ठीक है, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेब ब्राउजर है। द फास्ट ग्रोइंग मोबाइल बेस्ड ब्राउजर ओपेरा मिनी वॉज रिलीज्ड इन 2011 and then the Microsoft Edge browsers was launched in 2015. फाइन, तो यहां पे Microsoft Edge कब आया था, 2015 में। फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल के लिए जो डिजाइन किया गया था ओपेरा मिनी, वो कब आया था, 2011 में। एंड गूगल क्रोम कब आया था, 2008 में। एक्चुअली गूगल के कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे गूगल सर्च इंजन, तो मैं भी आपसे कह रहा था कि गूगल जो वेब ब्राउजर है वो मोर देन 90% लोग यूज करते हैं। इवन जो गूगल का सर्च इंजन है वो मोर देन 90% लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन कौन सा है, गूगल सर्च इंजन है। ठीक है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि कोई भी जब हम वेब ब्राउजर का यूज करते हैं तो वेब ब्राउजर आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मींस वेब ब्राउजर को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने का मतलब है कि जब कोई वेब ब्राउजर ओपन होगा तो वेब ब्राउजर में जो होम पेज ओपन होगा वो होम पेज कैसा होगा, उस होम पेज पे जो वेबसाइट ओपन होगी वो कैसे होगी। आप अपने वेब ब्राउजर की हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। आप अपने वेब ब्राउजर को इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर सकते हैं। इनकॉग्निटो मोड क्या होता है, उस मोड में ओपन करने के बाद इनकॉग्निटो
इनकॉग्निटो मोड में क्या होगा कि जब वेब ब्राउजर ओपन होगा तो आपकी कुकीज एंड हिस्ट्री क्या है, सेव नहीं होती है। मींस आपको ट्रैक नहीं किया जाता है कि आप किन किन वेब पेजेस को एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ट्रैक ना करे तो आप उसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर सकते हैं। फाइन। तो वेब ब्राउजर्स की अगर आपको सेटिंग्स के बारे में जानना है, अगर आपको वेब ब्राउजर को कस्टमाइज करना है, तो आप वेब ब्राउजर्स की सेटिंग्स में जाकर ये सभी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। उन सभी ऑप्शंस का यूज करते हुए आप वेब ब्राउजर को कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका काम वेब सर्वर से कम्युनिकेट करके वेब पेजेस को आप तक पहुंचाना होता है। क्लियर? तो अपने मोस्टली वेब ब्राउजर्स के नाम एक बार फिर से याद कर लेते हैं। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ब्रेव, यूसी ब्राउजर, so Netscape Navigator. So these are the popular web browsers that are used in the market. Next is सर्च इंजन। देखो सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से आज इंटरनेट पे किसी भी वेब पेज को सर्च करना बहुत आसान हो गया है। आपको सभी वेब पेजेस का एड्रेस मालूम नहीं हो सकता। हम किसी भी कंटेंट के बारे में इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें पता हो कि वो कंटेंट कौन सी वेबसाइट पे है। तो ये काम, उसे ढूंढने का काम कौन करता है? सर्च इंजन करता है। सर्च इंजन आपको फैसिलिटेट करता है कि अगर आप सर्च इंजन पे कोई भी टर्म लिखते हैं तो वो उस टर्म को गूगल सर्वर पे, जो भी गूगल का सर्वर है जहां पे डेटाबेस स्टोर्ड है, वहां पे सर्च करेगा और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे प्रेजेंट होगी उसे एक लिस्ट की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। तो सर्च इंजन किस लिए यूज होता है? गूगल किसी भी वेब सर्वर पे, या फिर अपने कह सकते हैं कि वेब पे किसी भी वेब पेज को सर्च करने के लिए हम सर्च इंजन का यूज करते हैं। सर्च इंजन रेफर्स टू अ ह्यूज डेटाबेस। ह्यूज डेटाबेस मतलब आप ये देखते हैं कि गूगल पे आप कुछ भी टाइप कर दें किसी भी टॉपिक के बारे में, आपको गूगल पे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। ह्यूज डेटाबेस ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज सच एज वेब पेजेस। देखो मैंने आपको क्या कहा कि ये किसे सर्च करके देगा? वेब पेजेस को। न्यूज ग्रुप्स, प्रोग्राम्स, इमेजेस एक्सेट्रा। आपको गूगल पे कोई ऑडियो सॉन्ग सर्च करना है, आप उसका नाम लिखें, आपको सर्च करके दे देगा। आपको डाउनलोड करना है तो उसकी डाउनलोड फाइल आपको ढूंढ के दे देगा। आपको वीडियो सॉन्ग चाहिए, आपको मूवीज चाहिए, आपको पढ़ने के लिए कंटेंट चाहिए, आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, आपको पावर पॉइंट फाइल्स चाहिए, किसी भी तरह की फाइल्स चाहिए, वो सभी तरह की फाइल्स वहां पे वो आपके लिए ढूंढ के देता है। ठीक है, वो सभी तरह का डेटाबेस उसके पास प्रेजेंट है। इसीलिए हम कहते हैं कि गूगल का जो डेटाबेस है वो बहुत बड़ा है और उस डेटाबेस से वो आपके लिए क्या करता है? इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करके देता है। ठीक है, इट हेल्प्स टू लोकेट इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब www पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन को आपको ढूंढ के देने का काम किसका है? सर्च इंजन का है। यूजर कैन सर्च फॉर एनी इंफॉर्मेशन बाय पासिंग क्वेरी इन फॉर्म ऑफ कीवर्ड्स और फ्रेज। देखो हम जब गूगल सर्च इंजन को ओपन करते हैं तो आपके पास एक सर्च बॉक्स बना हुआ आता है ना सर्च बॉक्स। उस सर्च बॉक्स में आप जो भी टाइप करते हैं, सपोज आपने टाइप किया इंटरनेट नोट्स, फाइन, इंटरनेट नोट्स, तो वो क्या करेगा? इस इंटरनेट नोट्स को क्या मानेगा? एक, देखो अगर अपने एक वर्ड लिख रहे हैं देन इट्स अ कीवर्ड, और नोट्स भी क्या है? एक कीवर्ड है। तो ये पूरा क्या बन गया? एक फ्रेज बन गया इंटरनेट नोट्स। तो वो आपको वेब पे, इंटरनेट पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे इंटरनेट नोट्स के नाम से जो भी वेब पेजेस होंगे जहां पे इंटरनेट के नोट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होगी या इंटरनेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, वो आपको सर्च करके देगा। ठीक है, पॉपुलर सर्च इंजन कौन कौन से हैं? देखो गूगल सर्च इंजन है, डक डक गो है, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका डक डक गो है, येंडेक्स है, देन हमारे पास बिंग, ये कौन सा सर्च इंजन है? बिंग, देन आस्क है, इकोसिया है, ये सभी सर्च इंजन अवेलेबल हैं। याहू भी एक सर्च इंजन था,
लेकिन याहू को अभी किसने खरीद लिया है? गूगल ने खरीद लिया है। याहू अब किसकी प्रॉपर्टी बन चुकी है? गूगल की प्रॉपर्टी बन चुकी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो याहू जो था वो गूगल से भी पहले आया था। याहू बहुत फेमस सर्च इंजन था, लेकिन याहू को अब गूगल ने टेक ओवर कर लिया है, तो इसीलिए अब याहू की जगह पे भी गूगल का यूज होने लगा है। अब देखो सर्च इंजन के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वेब क्रोलर, डेटाबेस एंड सर्च इंटरफेस। वेब क्रोलर को स्पाइडर भी बोला जाता है या फिर बोट्स भी बोला जाता है। ये क्या करता है? इट इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट ट्रैवर्सेस द वेब टू गैदर इंफॉर्मेशन। मींस जो भी आपने कीवर्ड या फ्रेज पास किया सर्च बॉक्स में, ये उसको क्या करता है? सर्च करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाता है। ठीक है, और ये कहां से सर्च करेगा इंफॉर्मेशन? डेटाबेस से। कहां से सर्च करेगा? गूगल का अपना एक डेटाबेस है, जब आप उस पर सर्च करेंगे, मान लिया आप गूगल सर्च इंजन का यूज कर रहे हैं, तो गूगल सर्च इंजन पे आपने जो भी सर्च किया उसे वो क्या करेगा? उसके डेटाबेस में देखेगा कि क्या इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, और जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो आपको लिस्ट की फॉर्म में शो कर देगा। ठीक है, एंड सर्च इंटरफेस क्या है? जो आपके सामने जब आप ओपन करते हैं, एक पेज ओपन होता है, उस पेज पे सर्च बॉक्स लिखा हुआ आता है, सर्च लिखा हुआ आता है, तो वो आपका क्या होता है? सर्च इंटरफेस होता है। उसे अपने क्या बोलते हैं? इंटरफेस। क्योंकि आप इसी इंटरफेस के थ्रू ही तो क्या कर पा रहे हैं? सर्च इंजन का यूज कर पा रहे हैं। तो मींस यूजर को कम्युनिकेट कौन करवाता है? इंटरफेस। तो इंटरफेस दिया गया है कि आप इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, सर्च पे क्लिक करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपको क्या करेगा? उस पर्टिकुलर कीवर्ड या फ्रेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये आपका सर्च इंजन के 3 कंपोनेंट्स हैं, जो कि हैं वेब क्रोलर, डेटाबेस एंड सर्च इंटरफेसेस। वेब क्रोलर को स्पाइडर या बोट भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूआरएल। देखो यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज द एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स व्हिच कैन बी अ स्पेसिफिक वेब पेज और अ फाइल। मींस वेब पे जो भी पेजेस हैं या जो भी फाइल्स हैं, उन फाइल्स का एक एड्रेस होता है, और उन वेब पेजेस एंड फाइल्स को क्या बोला जाता है? रिसोर्सेज बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम? रिसोर्स बोलते हैं। तो उस रिसोर्स को लोकेट करने के लिए हमें उसका यूआरएल चाहिए, मींस उसका एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो हर पर्टिकुलर जितने भी वेब पेजेस इंटरनेट पे प्रेजेंट हैं, उन सभी वेब पेजेस का एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है। मींस कभी भी 2 वेब पेजेस का सेम एड्रेस नहीं हो सकता। उस यूनिक एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? यूआरएल बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज वेब एड्रेस। देखो इसे क्या बोलते हैं हम? वेब एड्रेस भी बोलते हैं व्हेन इट इज यूज्ड विद HTTP। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट वॉज क्रिएटेड इन 1994 बाय टिम बर्नर्स-ली। देखो इंटरनेट में जो मेजर डेवलपमेंट्स हुए वो सारे किसके थ्रू किए गए हैं? टिम बर्नर्स-ली ने किए हैं। URL is a specific character string that is used to access data from the World Wide Web. It is a type of URI, that is the Uniform Resource Identifier. URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, मतलब एक यूनिक आइडेंटिफायर हर वेब पेज का। जैसे अगर मान लिया क्लास में नेम 2 सेम हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक को बोल देते हैं आयशा 1 और दूसरे को बोल देंगे आयशा 2, या उसके रोल नंबर से यूनिक रखने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से वेब पेजेस पे वेब पे जितने भी वेब पेजेस हैं, उन सभी वेब पेजेस का जो एड्रेस है वो क्या रखा जाता है? यूनिक, ताकि कभी भी 2 वेब पेजेस का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो एवरी यूआरएल कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो द स्कीम नेम और प्रोटोकॉल, अ कोलन, 2 स्लैशेस। देखो अपने कैसे लिखा हुआ होता है? HTTP कोलन देन डबल स्लैशेस, यहां से शुरुआत होती है। ठीक है, अ होस्ट नॉर्मली कॉल्ड अ डोमेन नेम बट समटाइम्स एज अ लिटरल IP एड्रेस। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ होगा आगे? www.ascentclasses.com। ठीक है, तो
क्योंकि हम वर्ल्ड वाइड वेब पे हैं, हमारे डोमेन का नाम क्या है, एसेंट क्लासेस, और .com क्या है, यहां पे डोमेन कोड है। .com को अपने क्या बोलते हैं, डोमेन कोड बोलते हैं। A host normally called a domain name but sometimes as a literal IP address, a colon followed by a port number, full path of the resource। अब देखो ये तो एक वेबसाइट है www.ascentclasses.com। अब इस वेबसाइट में क्या होंगे, बहुत सारे वेब पेजेस होंगे और हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होगा। इस वेबसाइट में अगर 10 पेजेस हैं, मान लिया कि मैं अपने कोर्सेज के बारे में बता रहा हूं, फी स्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ की फोटोज दे रहा हूं आपको, कॉन्टेक्ट दे रहा हूं आपको, मैं आपको एक ऑनलाइन फॉर्म दे रहा हूं फिल करने के लिए, तो जितने भी वेब पेजेस होंगे सभी वेब पेजेस का एक यूनिक एड्रेस रहेगा। डोमेन कोड क्या होता है, अगर अपने डोमेन कोड की बात करें तो यहां पे हमने यूज किया .com। तो .com शो करता है कि ये कॉमर्शियल वेबसाइट है। .com क्या शो करता है कि ये एक कॉमर्शियल वेबसाइट है। क्लियर? तो कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए .com, गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए .gov, एजुकेशनल वेबसाइट के लिए .edu, अगर हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है तो आप ले सकते हैं .org। ठीक है, इसी तरह से कंट्री के भी डोमेन कोड्स होते हैं, जैसे इंडिया के लिए .in, यूएस के लिए .us, यूके के लिए .uk। तो इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डोमेन कोड्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। अगर हम .net का यूज कर रहे हैं तो इट मींस दैट्स अ प्राइवेट नेटवर्क। .net तो वो क्या होगा, एक प्राइवेट नेटवर्क होगा। तो अलग अलग डोमेन कोड स्पेसिफाई किए गए हैं वेबसाइट के नेचर को बताने के लिए कि ये वेबसाइट किस तरह की वेबसाइट है। क्या ये कॉमर्शियल वेबसाइट है, क्या ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, क्या ये इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, या यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट है, या यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है, क्या ये एक मिलिट्री की वेबसाइट है। मिलिट्री की वेबसाइट के लिए क्या होगा, .mil। मिलिट्री की वेबसाइट के लिए क्या होगा, .mil डोमेन कोड होगा। इसी तरह से अगर कोई ट्रस्ट है, कोई सोसाइटी है, कोई स्कूल कॉलेज है, तो वो यूज करता है .org, ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह से .edu मतलब एक एजुकेशनल वेबसाइट है, जैसे मान लिया AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो अगर हम उनकी वेबसाइट में जाएं तो आपको हो सकता है .edu मिले, या किसी यूनिवर्सिटी की साइट में .edu मिले, तो वो क्या बता रहा है कि इट्स एन एजुकेशनल वेबसाइट। तो हर तरह वेबसाइट के नेचर को बताने के लिए क्या दिए गए थे, ये डोमेन कोड्स दिए गए थे। ये डोमेन कोड्स क्या रहते हैं, आपको परचेज करने पड़ते हैं। आपको डोमेन का नाम एंड कोड, ये पूरा क्या है आपका डोमेन नेम एंड कोड है, ये आपको परचेज करना पड़ेगा। परचेज करने का मतलब अगर आप इसको रजिस्टर करवाएंगे तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। और सभी वेबसाइट्स का नेम क्या रहता है, यूनिक रहता है। ऐसा नहीं है कि ascentclasses.com मैं यूज कर रहा हूं तो किसी दूसरे को भी ascentclasses.com मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। कभी भी दो वेबसाइट्स का नेम सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ascentclasses.com, ascentclasses.org, ascentclasses.edu.in, तो ये मैं देखूंगा कि इनमें से कौन सा अवेलेबल है। तो जो अवेलेबल होगा वो हम परचेज कर लेंगे, और इसके साथ हमें मिलता है स्पेस, स्टोरेज, कि वेब पे अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए आपको स्टोरेज चाहिए। तो स्टोरेज कौन प्रोवाइड करेगा, जहां से हम डोमेन नेम एंड कोड परचेज करेंगे वो आपको होस्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। मींस आपके वेबसाइट के कंटेंट को स्टोर करने के लिए जो स्पेस चाहिए वो सभी उसी कंपनी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है जो आपको होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो यूआरएल क्या है, समझ में आया। यूआरएल एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मींस एक एड्रेस है जो वेब पे प्रेजेंट किसी भी वेब पेज के एड्रेस को बताता है। ठीक है, और एक यूआरएल में क्या क्या हो सकता है, वो शुरुआत होगी http से, देन www डॉट, देन आपका डोमेन नेम, देन डोमेन कोड, देन स्पेसिफिक पेज का नाम, और .html, .asp वो उसके एक्सटेंशंस होते हैं जो हम यूज करते हैं। क्लियर। तो ये आपका क्या है, यूआरएल के बारे में है। अब अगर हम यहां पे बात करते हैं URI की, कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर क्या होता है, इट इज अ जेनरिक टर्म फॉर ऑल द नेम एंड एड्रेसेस विच शो ऑब्जेक्ट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब www पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी डेटा है, उन सभी को
उन सभी के लिए एक एड्रेस स्पेसिफाई किया जाता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, URI बोल देते हैं। It is generally a sequence of characters which identifies a logical resource or the name and location of a file or resource in a uniform format. So a URI can be of two types. देखो, एक तो क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और दूसरा क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम्स, जिसे शॉर्ट में URNB बोलते हैं। It enables resources to be accessed by other computers across a network or over the world wide web. तो ये आपका क्या है, URI है। आज हमने इन टर्म्स के बारे में पढ़ा, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, URL एंड URI। अभी नेक्स्ट हमारे पास और भी टर्मिनोलॉजी है जो हम इंटरनेट के लिए यूज करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।